अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी। इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद हूं वीलॉग लेके। हमारे साथ मौजूद होंगे फाइज जावेद साहब भी। हम डिस्कस करेंगे आज मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी स्टोरी जो आपको बतानी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज, वो है जी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का जो मुश्तरका दिफाई मुआहदा हुआ है। पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया हिल गई है कि ये इन्होंने क्या किया। पाकिस्तान की वही खसूसियत कि हम खामोश रहते हैं, हम बताते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। जब एक दफ़ा हो जाता है, नजर आ जाता है, तो फिर दुनिया कहती है ये कैसे हुआ, ये कब किया, ये कैसे कर लिया। बहरहाल जी मुबारक हो तमाम मुस्लिम उम्मा को, पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। ये दिफाई मुआहदा कोई आम मुआहदा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप समझें कि मुस्लिम नेटो की तरफ ये पहला कदम आ चुका है, या अगर हम कहें कि मुस्लिम नेटो बन चुकी है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि दो सबसे स्ट्रांग मुल्क हैं पाकिस्तान और तुर्की। मिलिट्री के हवाले से अगर देखा जाए तो उन दोनों मुल्कों का ज्वाइंट होना और साथ सऊदी अरब का ज्वाइंट होना। सऊदी अरब वो मुल्क है जो तमाम मुस्लिम ममालिक को लीड करता है और उसके अलावा मुआशी तौर पे बहुत मुस्तहकम भी है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, वो आपको बताएंगे आज अपनी पहली स्टोरी में कि ये आखिर हुआ क्या। फिर आपको ये बताएंगे जी कि एक किताब की कहानी आपको सुनाएंगे कि एक किताब जो 40 साल पहले चोरी हुई थी और उसके बाद वो किताब वापस आ गई, किस तरह से। उसके साथ एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, और वो स्टोरी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा जो गरीबों का मसीहा है, उस इदारे के साथ क्या हुआ। ये दोनों स्टोरियां जब आपको मिला के बताऊंगा तो आपको कुछ शायद अंदाजा होगा और शायद कुछ इतनी खुशी भी नहीं होगी कि ये हम कैसे लोग हैं। फिर पीटीआई के एक रहनुमा हैं, उनके हवाले से है कि उनकी डेथ हुई है, उन्हें मारा गया है, बेसिकली उनका कत्ल हुआ है। ये कैसे हुआ है इसका इंकशाफ हो गया है, पता चल गया है। बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा था उनके हवाले से, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें खुल के सामने आ गई हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मोदी साहब जो हैं वो 75 साल के हो गए हैं, 75 ईयर्स, बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन इस बुजुर्गी में उन्हें जेंजी का शौक चढ़ गया, सेल्फियों पे सेल्फियां ली जा रहे हैं अपनी। चक्कर क्या है ये भी जानेंगे आज ही के वीलॉग में। फिर आपको ये बताएंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान में इस वक्त क्या हो रहा है, पूरी सिचुएशन क्या चल रही है। और एक इन्वेस्टिगेशन जो बोली थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं करूंगा, कि ये मेरी खबरें किसने लीक की हैं, किसने ये बताया है कि हमारे पास असला खत्म हुआ है, उसके हवाले से बहुत बड़ी खबर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया और पीछे पड़ गया। तो ये स्टोरी जानिएगा। और एक ईरान ने चौकी कायम की है समंदर में। ये पहली दफा हुआ है जी कि समंदर में भी चौकियां लगाई जा रही हैं, ये आपको बताएंगे जी। बहरहाल ये होगा आज का वीलॉग। डिटेल में जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी खबरों की डिटेल की तरफ। सबसे पहली खबर नाजरीन जो मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी भी हो रही है, वो ये है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के हवाले से दिफाई मुआहदा हुआ है जी। और दिफाई मुआहदा है ये तीनों ममालिक के दरमियान में, दस्तखत हो चुके हैं इसमें। और जो मनाजिर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी साथ, वो बहुत ही खुशाइंद मनाजिर हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो शिरकत की थी वो, या दस्तखत जिन्होंने किए, वो शहबाज शरीफ साहब थे। तुर्किया की जानिब से जिन्होंने दस्तखत किए वो सदर थे वहां के तैयब अर्दवान, और उसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान जो वली आयद हैं सऊदी अरब के, उन्होंने ये दस्तखत किए हैं। और ये मुआहदा अब हो चुका है। और इस मुआहदे का मतलब बहुत सादा सा है कि एक पे हमला, तीनों पे हमला। जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक मुआहदा हुआ था, उस वक्त भी दुनिया बड़ी हैरान हुई थी कि पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी से यह काम किया है। सेम सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है कि बड़ी खामोशी से एक दिन पाकिस्तान का वफ्द जाता है, पाकिस्तान के वजीर आजम जाते हैं, फील्ड मार्शल जाते हैं, उसके अलावा इसहाक डार साहब जाते हैं जो नायब वजीर आजम है, बाकी टीम में लोग मौजूद होते हैं, और किसी को नहीं मालूम होता ये क्यों जा रहे हैं। लोग मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पता चलता है अगले ही दिन सैयद जो सदर तैयब अर्दवान है वो वहां पे पहुंच जाते हैं। तब उस वक्त खबर ब्रेक होनी शुरू हुई कि मामला कुछ और है। तुर्क मीडिया ने बताना शुरू किया, अरब मीडिया ने बताना शुरू किया। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने आखिर तक नहीं बताया कि ये क्या हो रहा है। इस खामोशी को रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपके मुंह से निकली हुई कोई भी बात आपके दुश्मनों को अलर्ट कर देती है। वो कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे मामलात रुक जाएं, और पाकिस्तान इसका शिकार भी है बहुत ज्यादा कि पाकिस्तान को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। बहरहाल पाकिस्तान की तारीफ फिर इस पर बनती है कि बहुत खामोशी से सब कुछ किया गया। मक्का डिफेंस ज्वाइंट एग्रीमेंट का नाम इसे दिया गया है, और ये मक्का में
कसरुल सफा में हुआ है ये इवेंट जो है, जहां पर ये दस्तखत हुए हैं, और इसका मकसद मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है, ना कि किसी पे जाहरियत करना है। कि बताया गया है कि हम ये किसी पे हमले करने के लिए नहीं कर रहे, हम अपने दिफा के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा अब वही, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल कल ही पहुंच गए थे और तुर्क सदर आज पहुंचे और ये इवेंट हो गया। फिर आपने ये देखा होगा कि फील्ड मार्शल सैल्यूट कर रहे हैं एमबीएस को, मोहम्मद बिन सलमान को जो वली अहद हैं, और जवाबन सैल्यूट किया है जी मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें। तो आप इस मोहब्बत को और इस कॉन्फिडेंस को देख सकते हैं कि एक दूसरे पे इस वक्त कितना एतबार किया जा रहा है। अब अगर मैं मजीद डिटेल में इसकी जाऊं तो अब मैं आपको ये बता सकता हूं, खित्ते की अगर आप हालात देखते हैं तो इसराइल ने एक जाल बुना, एक वेब बुना है, जिसमें उसकी मुख्तलिफ प्लान्स थे, ABC प्लान्स थे। पहला यह था कि ईरान पे अटैक करेंगे, ईरान को खत्म करेंगे, और उसके बाद वन बाय वन बाकी ममालिक पे हम आते जाएंगे, जिसमें खुदा न खास्ता पाकिस्तान का नाम भी हो सकता था, और बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम है उनकी लिस्ट में। उसके अलावा उनका दूसरा यह था कि मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वा दो, आपस में लड़ेंगे तब भी ये कमजोर हो जाएंगे। एक प्लान ये भी था कि जितने भी मजबूत मुल्क हैं, जो मुसलमानों के मजबूत मुल्क हैं, इन्हें पहले कमजोर करो इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर आप भारत की जंग देखें जो पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई थी 25 मई जो 2025 में हुई थी, 10 मई को, जो कि आपको पता है कि 6 और 7 मई से स्टार्ट हुई और 10 को हमने उनका मुंह तोड़ के जवाब दिया और बात वहां पे खत्म हो गई। दरमियान में इतनी धुलाई की इंडिया की कि वो पूरी दुनिया को नजर आ गया कि पाकिस्तान है क्या। तो पहला प्लान तो वही नाकाम हो गया था। अगर आप देखें तो ये भी उसी प्लान का हिस्सा हो सकता है कि पाकिस्तान को चेक किया जाए, एक चेक लगा के देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर हिम्मत कितनी है। तुर्की के वो मुख्तलिफ लिहाज से टेस्ट करते रहते हैं। इसी तरह से ये वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान और जितने भी मजबूत ममालिक हैं उन्हें पहले एक्सटर्नली इस तरह से वॉर के जरिए एंगेज करके देखें, अगर वो हार गए या कमजोर हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर इंटरनली होगा। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में इंटरनली किस हद तक पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश की जा रही है, दहशतगर्दी के जरिए हो, पॉलिटिकल अपराइजिंग के जरिए हो, मुख्तलिफ बहानों से हो। हमेशा याद रखिएगा किसी मुल्क में भी अगर अपराइजिंग की जाती है तो उसे जो लिबादा दिया जाता है या उसे जिस चीज में लपेटा जाता है वो रैपर बड़ा खूबसूरत बनाया जाता है और उसे हमेशा इंसानी हकूक का नाम दिया जाता है। लेकिन असल मकसद क्या होता है कि आपने अपने मुल्क के अंदर किसी तरह से एक अनार्की पैदा करनी है और अपने मुल्क को की जड़ों को कमजोर करना है। अगर आप ये देख लें कि लीबिया के साथ क्या हुआ था तो आपको नजर आएगा कि एक उनके हुक्मरान जो थे उन पे 10 किस्म के एतराजात थे, लेकिन उनके होते हुए मुल्क ना कभी खराब हुआ, ना कभी तबाह हुआ, ना कभी टूटा, बल्कि बहुत सी ऐसी सहूलियात वहां के लोगों को मुयस्सर थी। अब मुयस्सर होना तो दूर की बात है, वो मुल्क की टुकड़ों में तकसीम हो चुका है, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो यही सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान की सूरत में भी हो सकती थी और पाकिस्तान की एटमी ताकत आपको पता है सबको बहुत खटकती भी है। बहरहाल जी, अब इसके अंदर इसराइल की यह बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश को भांप लिया मुस्लिम ममालिक ने और पाकिस्तान ने, और कोशिश यह थी कि कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि जिस मैकेनिज्म के तहत एक बड़ा डिफेंस हो। जैसे नेटो आप देखते हैं, यूरोपियन नेटो क्यों बनाएगी, उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई थी कि उन्हें एक मुश्तरका डिफेंस चाहिए था। उन्हें पता था कि हमें आइसोलेट करके मारा जा सकता है, एक एक करके मारा जा सकता है। बड़ी पुरानी मिसाल है, आपने सुनी होगी, हम बचपन में ये पढ़ते आ रहे हैं कि जनाब के जब लकड़ियां इकट्ठी हों तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, उन्हें अलग अलग एक एक करके तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएंगी। तो यही सूरत हाल नेटो को किसी जमाने में महसूस हुई, वो इकट्ठे हो गए, और आज हमें महसूस हो रही है मुस्लिम ममालिक को कि हमें आइसोलेट करके अलग अलग करके मारा जा रहा है। आप ममालिक देख लें कि किस मुल्क में क्या हो रहा है। लबनान पे अटैक हो रहा है क्योंकि फौज कमजोर है, डिफेंस नहीं है उनके पास। ईरान एक मजबूत मुल्क था, ईरान के साथ क्या किया जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं। अब मुस्तकबिल में क्या होता है ये बात हम आगे जाके करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वेब बनाया गया प्लान था जो मुस्लिम ममालिक के खिलाफ था, और उसे काउंटर करने के लिए ये मेरा अपना ख्याल है अब इस तरह की चीज बनाई जा रही है कि पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक की तरफ कोई देखते हुए 10 दफा सोचे। अब ये कहा जा रहा है कि ये मुआहदा जो है ये किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे डिफेंस के लिए है, डेटरेंस के लिए। जैसे पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं ना कि पाकिस्तान ने जो एटम बम बनाया तो पाकिस्तान ये कहता है कि ये हमारी डेटरेंस है, ये हमने किसी को तंग करने के लिए नहीं बनाया, ये सिर्फ इसलिए है कि हमारी तरफ कोई ना आए, हमें तंग करोगे, हम पे हमला करोगे तो ये देख लो फिर हमारा डिफेंस किस तरह का है। तो इसी तरह इसी सूरत में इस मुआहदे को भी किया जा रहा है। अच्छा, अब देखा जाए तो इस मुआहदे में तीनों मुल्कों की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान की अस्करी ताकत होगी और जंगी महारत की हामिल अफवाज हैं वो शामिल हैं इसमें। अब आप ये देखें, हमारी बैटल हार्डन्ड फौज है जो दहाइयों से दहशतगर्दों के खिलाफ, इंडिया जैसे मुल्क के खिलाफ
इवन अफगानिस्तान से जब हमला होता है उस मुल्क के खिलाफ एक जंग लड़ती हुई आ रही है। तो ये बैटल हार्डन्ड फौज होती है। कहां आपने अपने इलाकों में बैठ के सिर्फ ट्रेनिंग की है, कोर्सेज किए हैं, और कहां आपने अपने सामने गोलियां आती देखी हैं, अपने सीने पे उन गोलियों को झेला है। तो उस फौज में और इस फौज में बहुत फर्क होगा। तो पाकिस्तान की फौज जो है वो माशाल्लाह एक बैटल हार्डन्ड फौज है। तो इसलिए इस फौज की महारत को इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी अस्करी ताकत को इस्तेमाल किया जाएगा इस मुआहदे के तहत, कि इसमें जो मुश्तरका मुआहदा है उसमें पाकिस्तान का यह कॉन्ट्रीब्यूशन है। और एक इसमें चीज ये बताई जा रही है कि ताकत के जरिए कशीदगी पर मबनी स्ट्रेटेजिक महारत। अब पाकिस्तान के पास एक स्ट्रेटेजिक महारत मौजूद है हमारी प्लानिंग की सूरत में। अगर इंडिया जैसे बड़े मुल्क को हम 4 घंटों में घुटनों पे ले आते हैं तो उसके अंदर 2 चीजें दरकार हैं। उसमें एक आपकी बहादुरी, आपका असला और बहादुरी तो है ही है यकीनन, लेकिन उसके अलावा आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग है कि किस तरीके से आप जंग लड़ें कि आगे वाला आपके सामने गिर जाए। मुस्लिम, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान जितने भी मुसलमानों ने जंगें लड़ी हैं वो स्ट्रेटजी से जीती हैं। बहादुरी और खुदा की नुसरत तो साथ थी, लेकिन स्ट्रेटजी और अकल उसमें मौजूद थी। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी इसके अंदर दिया गया। सऊदी अरब के हवाले से जो बात है कि सालमियत के मामले में सऊदी अरब की मरकजी हैसियत होगी, मुस्तहकम मईशत है सऊदी अरब की, और ताकतवर और वाज़ेह सोच वाली क़यादत है। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा जाता है कि वो डिफरेंट इंसान है। वो बिल्कुल एक इस तरह से नहीं सोचते कि डिफेंसिव हो जाना है। वो भी, उनके अंदर भी एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बदतमीजी से उनके मुतालिक बात की थी, बहुत सख्त वर्ड यूज किया था, लेकिन उन्होंने उसका रिएक्शन देने की बजाय आप ये समझें कि जवाब शायद इस सूरत में दिया। तो ये होता है एक समझदार इंसान की विजन होता है। तो एक तो मतलब अगर साफ अल्फाज में कहूं तो सऊदी अरब की जो मुस्तहकम मईशत है, और अगर कोई पैसों की जरूरत होती है जब आपको डिफेंस चाहिए तो सऊदी अरब की वहां पे कलीदी किरदार वहां पे सऊदी अरब अपना अदा करेगा। और दूसरा, जो अगर वाज़ेह सोच को देखा जाए तो MBS मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं वो डिफरेंट हैं और बड़ी स्ट्रेट सोच रखते हैं और प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, जो कि बाकी जो इससे पहले क़यादत रही है, ये नहीं कि ऐसा उनमें नहीं होगा, लेकिन उनसे ज्यादा इनमें है। उसके बाद फिर तुर्किया की अगर बात की जाए तो जदीद टेक्नोलॉजी और सनती सलाहियतें। अब आप ये याद रखें, मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की जो है, वो तुर्किया के पास है। उसके अंदर आप जानते हैं कि तुर्किया के ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। इवन पाकिस्तान और तुर्किया मुश्तरका तौर पर काम भी कर रहे हैं इस सिलसिले में। उसके अलावा वहां एक 5th जनरेशन जहाज भी बनाया जा रहा है कान के नाम से, जिसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी वहां मौजूद हैं और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो ये देखा जाए तो जितनी भी सनती सलाहियतें हैं वो भी सब उनके पास वहां पे मौजूद हैं। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, आप समझें कि वो इस मुआहदे की रूह होगा कि ये तीनों मुल्क ये इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है। इस लीथल कॉम्बिनेशन के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है आने वाले दिनों के अंदर और भी ममालिक इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और जो जो ममालिक इसमें शामिल होंगे, इस अम्ब्रेला में आते जाएंगे, वो इंशाल्लाह महफूज होते जाएंगे। और ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि फौरी तौर पर सबके नाम ना अनाउंस किए जा रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा हो, कि ये ना हो कि बहुत से लोग इसके अंदर अलर्ट हो जाएं और दरमियान में ऐसे ममालिक जो आना चाहते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करें। बहरहाल ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है जिसने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। क्योंकि आप याद रखिए, इन तमाम चीजों का जो इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान ने लिया, पाकिस्तान ने लीड किया है और मुस्लिम उम्मा को एक बात समझाई है कि भाई आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो खुद को इतना मजबूत कर लो कि कोई हमला ही ना करे, या फिर दूसरों की गुलामी कर लो। तो जाहिर सी बात है मुस्लिम ममालिक को इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि डिफेंस अपना ही होता है, कोई और आपको डिफेंस नहीं करके देगा। आपका भाई आपका डिफेंस कर सकता है, लेकिन बहुत से दूर बैठे हुए ममालिक जो आपको लाख कहते रहे कि हम आपकी हिफाजत करेंगे और वक्त आने पे वो सिर्फ अपना असलहा आपको बेचें लेकिन आपके लिए करें कुछ ना, तो इससे ज्यादा आंखें खोलने वाली बात फिर और क्या होगी। अच्छा, इसके बाद आप अगर देखें तो पाकिस्तान की जो अपराइजिंग है वो किस तरह से होती है कि मारका हक में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को देख लिया कि इंडिया जैसे बड़े दुश्मन को हरा दिया, ईरान और अमेरिका में सालिसी करवा दी गई। ठीक है, तो पाकिस्तान का एक नया रूप दुनिया के सामने आया कि 2
इस तरह के ममालिक जिनकी दहाइयों से दुश्मनी है, आपस में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, उन्हें आमने सामने बिठा दिया गया। आप ये याद रखें कि जो पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में जब टॉक्स हो रही थी पाकिस्तान और जो ईरान की और अमेरिका की, तो उन टॉक्स में पाकिस्तान ने इन दोनों को बिठा दिया था सामने। उसके बाद इन्हें आमने सामने बिठाना पॉसिबल नहीं रहा। कतर ने भी कोशिश की, बाकी ममालिक ने भी कोशिश की, कोई भी उसमें कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान अब भी कोशिशें जारी रखे हुए है और इंशाल्लाह इसके अंदर हम कामयाब भी हो जाएंगे और ये जंग भी खत्म होगी। फिर चीन के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, सबके साथ पाकिस्तान का क्योंकि बहुत अच्छा ताल्लुक है, सबके साथ एक अच्छा लाइजॉन है, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ी और दुनिया में पाकिस्तान की बात में वजन आया। उसी वजह से आज तमाम मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने किसी को धमकाना नहीं है, ये सिर्फ हम अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं। बहरहाल जी पूरी दुनिया इसके ऊपर हैरान है, परेशान भी है कि ये क्या हुआ, किस तरह से हो गया, लेकिन बहरहाल जी कर दिया है हमने माशाल्लाह। इसके बाद जी आगे जो अगली स्टोरी हमारी है वो सिंपल सी बस ये है जी कि इसराइल से बड़ी परेशान कुन खबरें आ रही हैं। वहां से अब ये लग रहा है उन्हें कि जैसे ये पूरा महाज उनके अगेंस्ट बन रहा है। तो भाई इसराइल को इस चीज का पता होना चाहिए, आपके अगेंस्ट नहीं बन रहा, ये इसलिए बन रहा है कि आप कोई हरकतें ना कर सकें। आप जो हरकतें कर रहे हैं आप उनसे बाज आ जाए और अपनी औकात में रहें, क्योंकि अपनी औकात भूला हुआ है इस वक्त इसराइल और चढ़ा हुआ है कंधे पे अमेरिका के, और वो ये समझता है कि मैं जो चाहूं कर लूं, इंसानों को गाजर मूलियों की तरह काट दूं। मुसलमान तो मुसलमानों ने महसूस ही नहीं होते। आज एक स्टोरी देख रहा था कि कोई फौजी खातून थी, इसराइल से ताल्लुक रखती थी, जब उन्होंने फौज छोड़ी तो वो कहते मेरे रोंगटे खड़े हो गए फिगर्स देख के कि हमने कितने बच्चे मारे हैं। तो ये इंसान नहीं, ये तो जानवर बन चुके हैं। लिटरली मैं बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इससे बेहतर अल्फाज इनके लिए मेरे पास है नहीं। बहरहाल जी इसराइल परेशान है फिलहाल काफी, और उसे यह लग रहा है कि शायद अब उसकी धुलाई होने वाली है, और देखा जाए तो होनी भी चाहिए। फिर जी एक खबर आपको ये बताएंगे जी, ये थोड़ी सी खबर मैं आपको बताता हूं। पीटीआई के रहनुमा हैं अब्दुल्ला ताहिर, उनके हवाले से चंद दिन कबल गुलबर्ग में इनका मर्डर हुआ, इन्हें मारा गया और एक अजीबोगरीब किस्म की कंपेन स्टार्ट हो गई। आपको पता है कि पीटीआई के सोशल मीडिया की हाथ कुछ लगे तो ये कैसे हो सकता है कि वो उस चीज पे नेगेटिविटी ना फैलाएं। उन्होंने बड़े गलत तरीके से इल्जाम ही ऐसे देना शुरू कर दिया कि जैसे पता नहीं किसने इन्हें करवा दिया है, मतलब उन्हें ये लगता है कि पूरी स्टेट ही उनकी दुश्मन है। बहरहाल अब पता चला जी कि उनका ड्राइवर जो था वो हनी ट्रैप हुआ। एक टिकटॉकर खातून थी, उन टिकटॉकर खातून ने क्या किया है जी कि इन्हें वीडियो कॉल पे लिया, इन्हें हनी ट्रैप किया और उसके बाद इनकी लोकेशंस मालूम करती रही और आखिर में एक क्लिनिक में मौजूद होने की तस्दीक हुई। उसके बाद इन पे हमला हुआ और गुलबर्ग लाहौर में इनका मर्डर हो गया। ये पुलिस ने जो है अब इन्हें इनके बारे में ये डिटेल बता दी है। तो जिन्हें शर्म नहीं आनी उन्हें अभी भी नहीं आनी कि ये डिटेल्स हैं जी। अब अगर आप चैलेंज कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज आपने कोई ऐसा मौका आज तक पीटीआई के मीडिया सेल ने जाने नहीं दिया कि जिसमें मुल्क को नुकसान ना होता हो। अच्छा जी, उसके बाद एक आपको स्टोरी बताता हूं जी। स्टोरी है 40 साल पहले एक किताब चोरी हुई। ये अमेरिका की एक स्टोरी है जी, एक खबर है इनफैक्ट। 40 साल पहले किताब चोरी होती है और अब वो किताब वापस उसी दुकान को भेज दी जाती है 40 इयर्स के बाद। सबसे पहले तो खुशी हुई कि 40 साल तक अभी तक वो किताब वाली जो दुकान थी वो कायम है। इसका मतलब है लोगों को अभी पढ़ने से दिलचस्पी है। साथ $100 भेजे गए, मतलब 27,000 रुपए, और कहा गया कि यह किताब मैंने 40 साल पहले चोरी की थी। मैं उस वक्त स्टूडेंट था और अल्कोहल का आदी था, शराब नोशी का आदी था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैंने बहरहाल ये अब मुझे मेरी गलती का एहसास भी है और मैं अपना गैरेज साफ कर रहा था तो ये किताब मुझे वहां मिली। तो मेरी पूरी याददाश्त जो है ना मुझे पीछे से आई, मुझे याद आया कि मैंने क्या गलती की थी, तो मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूं। ये साथ उन्होंने खत लिखा, साथ $100 भेजे और उस किताब को दे दिया, वापस भेज दिया उसी दुकान पे। तो जब उसके दुकान के जो मालिक जो थे उन्होंने वो देखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और बड़ा उन्हें ये अच्छा भी लगा कि किसी बंदे को अपनी गलती का एहसास था और 40 साल पहले चोरी की हुई किताब भी उसने एक जिम्मेदारी समझ के वापस की। तो ये एक मुआशरती एक अमल है, आप ये समझ लें कि एक सोच है एक मुआशरे की। दूसरी साइड पे मैं आपको एक बताता हूं जी, कराची में ईदी सेंटर सोराब गोट, आप जानते हैं ईदी सेंटर कितना मतलब मैं इस सेंटर की या इस तरह के तमाम काम करने वाले इदारों की दिल से इज्जत करता हूं। रीजन ये है कि ये वो काम कर रहे हैं कि जो शायद गवर्नमेंट भी उस तरह से नहीं कर पा रही। इनकी तनख्वाहें दी जानी थी मुलाजमीन को और 65 लाख रुपए लाए गए ईदी सेंटर में। 4 मुलजमान थे जिन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, वो आए और
डकैती की और ये 65 लाख रुपया लूट के चले गए। क्या ये इंसान थे? नहीं, ये जानवर थे। वो फलाई इदारा जो आम इंसानों के लिए काम कर रहा है, हो सकता है ये जो 4 आज डकैती करके गए हैं, कल इन 4 में से किसी की लाश अगर पड़ी होगी ना सड़क पे, कुछ जख्मी पड़ा होगा इनमें से सड़क पे, तो शायद इसी ईदी की एम्बुलेंस उसे उठा के ले जा रही हो। कुछ गैरत होती है, कुछ शर्म होती है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं है कौन लोग हैं, कहां से आते हैं। तो ये 2 मुआशरों का डिफरेंस आपको बताया है। अपने मुल्क से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब ये वाली चीज देखते हैं ना तो दिल दुखता है कि हमारे मुआशरे के लोगों में ये कम अज कम आगाही जरूर होनी चाहिए। डकैती कोई अच्छा अमल नहीं है, आप किसी को नहीं लूट सकते, आपको हक ही नहीं है, ये जुर्म है। लेकिन बड़े से बड़ा डकैत भी जब आता है ना तो कुछ जगहों पे शायद इस तरह की चीज वो देखेगा तो शायद उसका दिल पिघलेगा कि यार ये नहीं कर सकता मैं। लेकिन शायद इतना जमीर भी हमारा मर चुका है, और ऊपर से कानून नाफिज करने वाले इदारे, अभी तो वजीर आला ने नोटिस ले लिया है, होपफुली कि अब ये केस हाईलाइट हुआ है तो उसका कोई जवाब आएगा। लेकिन बात ये समझ में नहीं आती जी बिल्कुल भी कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है, किधर है। कराची क्राइम का गढ़ बना हुआ है। वहां पे कहा जाता है कि लोग मोबाइल लेके बाहर नहीं निकलते, छोटे मोबाइल लेके बाहर आते हैं, मोटरसाइकिलों को साफ नहीं करते कि साफ नजर आएगा तो चोरी ना हो जाए। अगर बाहर जा रहे हैं तो उन्हें यकीन होता है कि वापसी पे अपना वॉलेट और फोन तो शायद हम वापस ना ही ला सकें। तो इस तरह की सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन आपने ठीक करनी है। फिर जब बात की जाती है कि जनाब डिवीजन्स बना दिए जाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिए जाएं, तो फिर सबको बहुत परेशानी होती है। अब पता नहीं अब क्या कह सकता हूं मैं इसके ऊपर, आप भी अपना कमेंट कीजिएगा कि कराची को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये जी आज की हमारी स्टोरीज थी जो मेरे पास मौजूद थी। अब हमारे पास कुछ और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की स्टोरीज हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फाइज से मैं डिस्कस कर रहा था, और फाइज अभी अभी उन्होंने मीडिया में यहाँ काम करना शुरू किया है, ये हमारे साथ आए हैं। बट आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड कि उन्होंने जो खबरें लाई, जो चीजें लाई, वो मुझे लगा कि बड़ी मैच्योर है और बड़ी अच्छी है। इनफैक्ट वो सोच जो एक मीडिया पर्सन के अंदर होनी चाहिए वो उनके अंदर मुझे नजर आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि फाइज आज अपनी स्टोरीज खुद बताएं, बजाय कि उन स्टोरीज को मैं अनाउंस करूं। मैं चाहता हूं कि फाइज शुरू से लेकर आखिर तक अपनी स्टोरीज बताएं, जहां पे मेरी इंटरवेंशन की जरूरत होगी मैं दरमियान में जरूर उनसे बात करता रहूंगा। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली स्टोरी जो है वो ईरान और ओमान से रिलेटेड है। आप लोगों ने बताया था कि एक मुआहिदा जो है वो हो रहा है, उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, जो मुआहिदे की कुछ बारीकियां हैं जिन्हें डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहली बारीकी तो ये है उसमें कि कहा जा रहा है कि जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाएगा एक, जिसे ईरान और ओमान मिलके हेड कर रहे होंगे। और इस कोऑर्डिनेशन सेंटर के 2 काम होंगे। एक तो ट्रैफिक को मैनेज करना जो भी हॉर्मुज से गुजर रही है, और दूसरा काम इसका ये होगा कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि कौन सी शिप जा रही है, क्यों जा रही है, क्या लेकर जा रही है और कहां जा रही है। इन सब चीजों पे कंट्रोल पाया जाएगा। ओवरव्यू अगर इसका देखें तो बहुत सिंपल अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि ईरान पैसे छोड़ने को तो राजी है, कि जो टोल ले रहा था वो उसे छोड़ने पे वो राजी है, लेकिन हॉर्मुज का कंट्रोल छोड़ने पर राजी नहीं है। तो अभी भी चाहता है कि कोई भी शिप जो पास कर रही होगी इस मुआहिदे के बाद भी, वो फिर भी ईरान की इजाजत से ही पास कर सकेगी, उसके बगैर पास नहीं कर सकेगी हॉर्मुज। ठीक है, ये एक चीज हम लोगों को जहन में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि ईरान के पार्लियामेंट के अंदर एक बिल ड्राफ्ट किया जा रहा है जिसपे कहा जा रहा है कि अमरीकी और इजरायली शिप्स को यहां से गुजरने में मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए, उनके गुजरने पे। हॉर्मुज में अमेरिकी और इजरायली स्पेसिफिकली शिप्स पे कंप्लीट पाबंदी लगा दी जाए। दूसरा ईरान ने किया अब यह है कि पहले तो उन्होंने टोल प्लाजा बनाया हुआ था हॉर्मुज के ऊपर कि जो भी गुजर रहा है वो एक फी पे करे और उसके बाद गुजर सकता है। अब उन्होंने उस टोल प्लाजे को कन्वर्ट कर दिया है एक चेक पोस्ट के अंदर। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। दोनों में फर्क आपको बता दूं। गाड़ी लेके आप टोल प्लाजा पे जाते हैं, कुछ पैसे पे करते हैं और आपको जाने की इजाजत दे दी जाती है, आप पास कर सकते हैं। सही। चेक पोस्ट पे ऐसे नहीं होता। चेक पोस्ट पे आप आते हैं, आपसे तफ्तीश की जाती है कि कौन हो, कहां से आए हो, क्या करने जा रहे हो, कहां जा रहे हो, और उसके बाद डिसाइड होता है कि आपको जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब वो गड्डी साइड पे ला जरा। एग्जैक्टली, यही वाली चेक पोस्ट अब ईरान ने लगा दी है। और अब वो कश्तियां, गाड़ियां तो नहीं, बड़ी शिप्स जो है वो साइड पे लगवाता जाएगा। तो इससे उसने क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट हो भी जाए, हाँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हॉर्मुज खुल रही है। सही। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने ऑन पेपर बस डिसाइड कर लिया है, खुलेगी ये स्टेप बाय स्टेप,
ठीक और है। कंट्रोल फिर भी ईरान के हाथ में रहेगा। ईरान के हाथ में रहेगा, सही। कंट्रोल किसी को हैंड ओवर नहीं करेगा ईरान। अच्छा, उसने वैसे क्लियर कर फाइज, दिया। ये भी तो हो सकता है ना कि हम एक दो दिन से ये बात भी कर रहे हैं कि ईरान अपनी आवाम को कन्विंस नहीं कर पाएगा अगर वो ये कहता है कि मैंने अमेरिका से मुआहदा कर लिया। ऐसे ही है। वो ओमान से मुआहदा करके, ठीक है, जिसमें अमेरिका पीछे है। बेसिकली असल मकसद जो है वो ये है कि वहां से शिप्स आती जाएं और वापस जाती जाएं, ऐसे ही ठीक है। जितने जहाज भी गुजरेंगे, अगर आप उन पे फ्लैग कोई भी लगा देते हैं, अमेरिकन और इसराइल तो वैसे ही वहां से मेरा ख्याल शायद नहीं गुजरता, अगर गुजरता भी हो तो उनके फ्लैग्स ही अगर हटा के कोई भी फ्लैग लगा के उन्हें निकाल दिया जाए और उन्हें निकलने दे ईरान, तो मुआहदा तो इनडायरेक्टली हो गया है। तो देखना इस पे यही बात है कि वो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं वो किस डेप्थ में जाके कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है। हो सकता है कि इस पे बहुत वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रख दें सही। कि आप ऐसे गुजार ही नहीं सकते, और जो एक्चुअली फॉल्स फ्लैग या इस तरह से लगा के लेके जा रहे होंगे उन्हें भी कंट्रोल किया जाए, या उन मुल्कों पर भी पाबंदी लगा दी जाए। ठीक है। बाद में ऐसा भी देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये लीनियंट कर दें पॉलिसी को, ठीक और है। सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए उस पर यूज कर रहे हों। सही। लेकिन इसके साथ दूसरी खबर जो है वो ये है कि इजराइल और अमेरिका दोनों अपनी हार पूरी तरह से तस्लीम कर चुके हैं इस मुआहदे के अंदर। ओके। ठीक है, उन्हें पता है कि उन्हें बैकफुट पे तो जाना पड़ेगा, लेकिन दो ऐसी खबरें आई हैं जो ये प्रूव करती हैं कि यूएस और इजराइल पूरी तरह से तस्लीम कर चुके हैं अपनी हार। सही। इजराइल के अंदर जो हुआ, मोसाड के डायरेक्टर हैं गॉफमैन, उन्होंने अभी रिसेंटली 2 ओहदेदारों को मोसाड में से हटा दिया, और उन्होंने वजह यही बताई है कि ये ईरान की रिजीम को चेंज नहीं कर सके, इस वजह से हटाया जा रहा है उन्हें। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, और ये जेरूसलम पोस्ट की न्यूज है, हम लोग और कहीं से नहीं बता रहे, वहां पे ये रिटर्न है कि मोसाद ये के डायरेक्टर इसमें इस तरह ने से है हटा दिया। कि काफी अरसे से ये काम कर रहे हैं, इनके ये न्यू आए थे, हाँ जी। चीफ चेंज हुए थे। बिल्कुल ऐसे। जब इनके चीफ चेंज हुए तो आते आते ही इन्होंने तब्दीलियां शुरू कर दी थी, और यही इनका मकसद था। जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी इनकी वो तो रजीम चेंज करना था ना, वो ये कर नहीं पाए, तो उसके बाद ये तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो गया। तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो गया, उन 2 को हटा दिया गया। दूसरी ठीक है। तरफ एक काम ये होता है कि सेनेटर हैं टेड क्रज, अमेरिकन सेनेटर हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बात की है, और उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद ईरान से जंग लड़ना नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए कि वहां पे रिजीम को कोलैप्स करवा दें। ठीक है। उन्होंने ट्रंप को ये सजेशन दी है कि हम ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स को असला दें और वो खुद ही अपनी हुकूमत को गिरा दें। यानी कि जो पहले स्पेकुलेशन हो रही थी कि इन्हें ऑल्टरनेटिव मेजर्स पे जाना पड़ रहा है, अमेरिका को मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं, तो ये अब दोनों स्टोरीज जो हैं उस चीज को बैक करती हैं। सही। ऑल्टरनेटिव मेजर्स अब क्या है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स तक असला पहुंचाया जाए, और उस असले के जोर पे उन्हें पुश किया जाए कि वो अपनी रिजीम को खुद ही कोलैप्स करवा दें, ओके। जो कि बाकी और भी कई सारे मुल्कों में आपको होते हुए नजर आता है। ये इन्होंने पहले भी कोशिश की थी, इन्होंने उज़्बेक्स को लाने की कोशिश की, उन्हें असला वगैरह भी दिया, लेकिन ईरान ने वो सारा असला पकड़ लिया। अब वो दोबारा से यही चाह रहे हैं कि दोबारा इसी स्ट्रैटेजी पे चले जाएं, जिसपे खर्चा भी कम हो और नुकसान इंटरनली पहुंचाया जा सके, बजाय इसके के बाहर से हम लोग हमले करते रहें। अच्छा, इसके साथ बाकी की जो हमारे पास स्टोरीज हैं, एक तो ये है कि ट्रंप ने पहले जो इन्वेस्टिगेशंस की बात की थी, उसने अब उस पे अमल दरामद शुरू कर दिया है, इन्वेस्टिगेशंस को स्पीड अप कर दिया है। इसमें ट्रंप ने कोई तरदीद नहीं दी, ना नंबर से रिलेटेड कि कितने मिसाइल रह गए हैं, कितने नहीं रह गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप कर दिया और कहा है कि जिसने भी लीक्स किए हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है। ये अब सुनने में इसका मतलब ये बनता है कि बात ठीक थी, तभी उसे इतना गुस्सा है। देखिए, गुस्सा उन्हें इस बात पे भी है कि इस बात के लीक होने पर, बात ठीक होना गलत होना और बात है, ये बात जो लीक हो गई है तो ट्रंप को फील होता है कि अब मेरे जो ईरान के साथ मामलात चल रहे थे उसमें मैं वीक साबित हुआ, डिफेंसिव पोजीशन में आ गए, डिफेंसिव पोजीशन में आ गए, जो कि देखने में भी मिल रहा है। इस मुआहदे में भी आपको यही नजर आएगा कि ट्रंप को बहुत सारी चीजें फॉरगो करनी पड़ेंगी। सही सही। उसके मुताबिक नहीं हो रहा मुआहदा, ये ईरान की टर्म्स पर हो रहा है, ईरान की टर्म्स पर। और वो सारा कुछ प्रूव करता है कि ये नंबर्स असल में ऐसे ही थे। अच्छा, वैसे ईरानी है थोड़ा सा इस मामले में, मैं गिला भी है, सारे मुसलमानों को ही गिला है उनसे। पिछले 14 पॉइंट्स भी जो थे सारे ईरान के हक में ही थे। बिल्कुल ऐसे है। अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल ईरान को ये लिखवाना रह गया है कि डोनाल्ड ट्रंप लिखे आई सरेंडर। हाँ, पब्लिकली अपोलोजाइज कर रहे हैं, बस वही रह गया, बाकी सब टर्म्स मान गए हुए हैं, बाकी सब टर्म्स मान गए हुए हैं। इसके साथ 2 हमारे पास और स्टोरीज हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने नए एसओपीज बनाए हैं। एसओपीज उन्होंने ये बनाए हैं, डीआईजी ऑपरेशन पंजाब जी, फैसल कामरान साहब ने, जो लाहौर में रेप वाला इंसिडेंट हुआ था, कि रेप हुआ, उसके बाद थाने में एक लड़की के साथ रेप हुआ, एएसआई ने रेप किया जो मोटरसाइकिल पे उसे रात को लेके गया। बिल्कुल ऐसे ही है, उससे रिलेटेड अब एसओपीज बनाए गए हैं। एसओपीज में उन्होंने ये कहा है कि खवातीन अब थाने में मगरिब के बाद या अंधेरा होने के बाद सिर्फ सीनियर किसी ऑफिशियल की अप्रूवल से आ सकती हैं, उसके बगैर नहीं आ सकती। अच्छा। दूसरा एसओपी के अंदर जो उन्होंने चीज मेंशन की, उन्होंने कहा कि अंधेरा होने के बाद ना कोई एक्यूज्ड
और ना ही कोई कंप्लेनेंट थाने के अंदर आए। फीमेल फीमेल, ना कोई कंप्लेनेंट ना कोई एक्यूज्ड, दोनों अच्छा। नहीं आ सकते, दोनों को थाने में नहीं बुलाएंगे। यानी कि बजाय अपना घर साफ करने के या थाने पर पाबंदी लगाने के, उन्होंने खवातीन पर ही पाबंदी लगा दी कि आप ही मत आए, उससे मसला हम लोग हल कर देंगे। ना हमने पुलिस ट्रेनिंग की बात की, ना हमने किसी और चीज की बात की, हमने एसओपीज खवातीन के अगेंस्ट बना के हमने खड़ी कर दी। बजाय कि आप सीसीटीवीज लगा दें हर जगह, एक टीम लगाएंगे जिसका काम ही मॉनिटरिंग हो, वो उसकी जिम्मेदार हो, उसकी बजाय आपने कहा खवातीन ही ना निकले। खवातीन ही ना निकले। आपको याद है एक उमर विर्क साहब थे, उन्होंने एक बयान दिया था, वैसे बड़े अच्छे ऑफिसर थे वो, लेकिन इस बयान के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। जब मोटरवे रेप केस हुआ था तो उन्होंने एतराज किया था कि खवातीन लेट नाइट निकलें क्यों। ठीक है, तो ये तो कोई इलाज नहीं है ना। अब मुजरिम खत्म करने की बजाय आप चाहते हैं कि बंदा ही बाहर ना आए ताकि जुर्म ही ना हो। सर देखिए, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी के बारे में ये बहुत सारी चीजें बताती है कि एज अ मुल्क हम लोगों की थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, हम क्या ठीक है। कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते। ठीक है। फाइनल स्टोरी है, आपके पड़ोसी मुल्क में आपके एक बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत, उनके best बारे में कि 75 साल के वो हो गए हैं और ठीक है। अब उन्होंने सेल्फी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। मोदी साहब के अभी रिसेंट इंस्टाग्राम पे आप जाएं तो सब सेल्फी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, और पहले जो वो नारा लगाया करते थे मित्रों, वहां से वो नारा हट के हेलो फ्रेंड्स पर आ गया।